आज के मुख्य समाचार। कचरा संकट और प्रशासनिक असफलता के बीच पिस रही जनता। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर के केमिस्ट हड़ताल पर। हिमाचल में गर्मी का कहर। नशे पर शिमला पुलिस का बड़ा वार। नगर निगम की नई डिजिटल पहल को मिल रहा जन समर्थन। शिमला रिज मैदान में एजुकेशन फेयर का भव्य शुभारंभ। हिमाचल में बंद रहे मेडिकल स्टोर। अब समाचार विस्तार से। शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, इन दिनों गंभीर कचरा संकट से जूझ रही है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पिछले कई दिनों से सेहत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण घर घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते शहर के लगभग हर इलाके में कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, रिहायशी इलाकों और सड़क किनारे फैली गंदगी अब लोगों की चिंता का कारण बन चुकी है। शिमला की पहचान अब खूबसूरती, साफ सफाई और पर्यटन से जुड़ी रही है, लेकिन मौजूदा हालात ने इस छवि को गहरा झटका पहुंचाया है। ढली टनल, संजौली, लक्कड़ बाजार, न्यू शिमला, छोटा शिमला और कई अन्य इलाकों में कूड़े के ढेर खुले में पड़े हुए हैं। जगह जगह दुर्गंध फैल रही है और स्थानीय लोग संक्रमण फैलने की आशंका भी जता रहे हैं। पर्यटक भी राजधानी की स्थिति को देखकर हैरानी व्यक्त कर रही है। सेहत कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन लगातार उनकी मांगों को टालता रहा है। कर्मचारियों के अनुसार कई बार बातचीत और ज्ञापन देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों का आरोप है कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह उन्हीं के भरोसे चलती है, लेकिन उन्हें ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही प्राप्त वेतन। बढ़ती महंगाई के बीच कम वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर लिखित आश्वासन और ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वे जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उन्हें मजबूर कर रहा है। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने यह स्थिति सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। नगर निगम लगातार कर्मचारियों से बातचीत की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार के लिए एजीएम बुलाई जाएगी, लेकिन कर्मचारी संगठन इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ है। प्रशासन का कहना है कि राजधानी की सफाई व्यवस्था को लंबे समय तक बाधित नहीं होने दिया जा सकता। इसी कारण अब वैकल्पिक व्यवस्था पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए एस्मा लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य जरूरी सेवाओं को प्रभावित होने से रोकना है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों और यूनियन नेताओं की सूची तैयार कर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। नगर निगम का दावा है कि कई कर्मचारी सफाई कार्य दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यूनियन नेता और सुपरवाइजर उन पर दबाव बना रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कुछ कर्मचारियों ने निजी तौर पर काम पर लौटने की इच्छा जताई। दूसरी ओर यूनियन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारी स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल है और सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। हड़ताल के बीच नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स करने का बड़ा फैसला भी लिया है। निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए है। नई व्यवस्था के तहत ठेकेदार अपने कर्मचारियों के जरिए घर घर से कचरा एकत्र करेंगे। कचरे को वार्ड स्तर के कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। वहां से नगर निगम की गाड़ियां कूड़े को भरियाल पॉइंट तक ले जाएगी। सूत्रों के अनुसार यदि हड़ताल जारी रहती है तो 20 मई के बाद यह नई व्यवस्था लागू की जा सकती है, लेकिन इस फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों को डर है कि आउटसोर्सिंग के जरिए उनकी नौकरियां खत्म की जा सकती है। वहीं कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि सफाई जैसी जरूरी सेवा को पूरी तरह ठेकेदारों के भरोसे छोड़ना सही नहीं है। इस पूरे विवाद का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लोग घरों में जमा कचरे, सड़कों पर फैली गंदगी और बदबू से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई में आम लोग पीड़ित हो रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से घरों में कूड़ा नहीं उठाया गया है। कुछ क्षेत्रों में लोगों को मजबूरी में कचरा खाली जगहों पर फेंकना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। रिज और आसपास
के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक भी शहर की बिगड़ती हालत को देखकर निराश हो चुके हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग शिमला घूमने पहुंचते हैं, लेकिन शहर की गंदगी पर्यटन उद्योग पर भी असर डाल सकती है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो पर्यटकों की संख्या प्रभावित हो सकती है। इससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला को आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने के दावे किए गए थे। करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन आज यह स्थिति है कि राजधानी में मूलभूत सफाई व्यवस्था भी ठप हो चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या स्मार्ट सिटी केवल कागजों तक सीमित है? क्या प्रशासन के पास आपातकालीन योजना नहीं थी? क्या सरकार कर्मचारियों की समस्या को पहले हल नहीं कर सकती थी? यह संकट केवल सफाई व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि शहरी प्रबंधन की कमजोरियों को भी उजागर करता है। शिमला में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्टों और दवा व्यापारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की। इस हड़ताल का असर राजधानी शिमला सहित देश के कई राज्यों में भी देखने को मिला। मेडिकल स्टोर बंद रहने के कारण लोगों को दवाइयों की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल में शामिल व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से न केवल छोटे दवा कारोबारियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, बल्कि इससे गलत तरीके से दवाइयों की बिक्री और नशे के कारोबार को भी बढ़ावा मिल रहा है। हड़ताल के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संजीव पंडित ने कहा कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के कारण बिना सही जांच और नियंत्रण के दवाइयां लोगों तक पहुंच रही है। इससे नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का दुरुपयोग बढ़ रहा है। आज देश भर में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। संजीव पंडित ने कहा कि कई बार ऐसी दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बेचा जाना चाहिए। इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन केवल हिमाचल या शिमला तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत देश में लगभग 12.5 लाख लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल एक दिन की है। आज के दिन हमारे लोग स्ट्राइक पर है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। First of all, let me give you my introduction. My name is Sanjeev Pandit. I am President Himachal Pradesh Society of Chemists and Drugs Alliance, हिमाचल प्रदेश। और हमारी आज पूरे हिंदुस्तान में 12.5 लाख केमिस्ट की स्ट्राइक है ऑल ओवर द कंट्री। Whereas in हिमाचल प्रदेश roughly we have got 10,000 licenses in हिमाचल प्रदेश, जो कि आज सारे लोग स्ट्राइक पे हैं। अब दूसरी बात रही, आपने कहा डिमांड की ये है कि सरकार ने एक सर्कुलर 2018 में निकाला था, वो GSR 817 इन अगस्त, और दूसरा निकाला था 202 इन मार्च 2020। दिस सर्कुलर वाज पर्टेनिंग 2020 का तो सर्कुलर ये था कि क्योंकि ड्रग एक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि आप दवाई लेके किसी के घर में जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम बुज़ुर्गों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न किया था कि यार आप लोग केमिस्ट जाओ, लोगों के घर में जाके सप्लाईज दो। तो उस पर्पज़ के लिए वो जब सर्कुलर हुआ तो हमारे सारे केमिस्टों ने जिनको ज़रूरत थी घर में जाके सप्लाईज भी दी और सब कुछ किया। बट इन द मीन टाइम ये जो हमारे ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, इन्होंने इसी सर्कुलर को अपना निशाना बना के दे हैव स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन सप्लाईज, जिसके लिए हम गवर्नमेंट को काफ़ी बार मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, नड्डा जी को भी मिल चुके हैं। वी हैव मेट हिम ट्वाइस और थ्राइस, बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दैट इज़ वाई ये एक्सट्रीम स्टेप होता है कि हम लोग स्ट्राइक पे आएँ, अदरवाइज़ हमारा कोई उसमें स्ट्राइक में आने का औचित्य नहीं था। नुकसान तो है, नुकसान चलो हमें तो है, हमारे साथ पेशेंट को बहुत नुकसान है। नो वन नोज, अब आपके आगे मैं 2 स्ट्रिप्स रख दूंगा, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज विच इज़ द राइट वन एंड विच इज़ द स्पूरियस वन। नंबर 1 स्पूरियस ड्रग्स का बड़ा भारी खेल चल रहा है, और नंबर 2 नारकोटिक ड्रग्स। अब आप शिमला में क्या, आप हिमाचल में, मैं आपको कहता हूँ, आप नारकोटिक ड्रग ओवर द काउंटर मांगने जाओ, आपको कोई एक स्ट्रिप भी नहीं देगा। आप जाके आज तो नहीं, कल जाके एल्प्रेक्स का एक पत्ता मुझे पूरे शहर से ला के दिखा दो, अगर कोई ला के दिखा दे देन यू टेल मी। तो यानी कि हम तो नारकोटिक ड्रग देते नहीं हैं, ये AI जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, या IGMC से आप पर्ची ले आओ, खुद लिख के अपलोड कर दो तो आपके घर में 100 गोली आ जाएगी।
तो जो इससे है कि नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नारकोटिक ड्रग्स है, ट्रामाडोल, देयर आर मेनी ड्रग्स जो कि बिल्कुल कैंसर पेशेंट्स है उनको ही दिया जाता है जहाँ एक्सट्रीम पेनफुल है। कोडीन है, दैट इज़ एक्सट्रीम, जो सिरप्स हैं उनकी वो उन्हीं को दी जाती हैं जो कैंसर पेशेंट्स हो जिनकी खांसी नहीं रुकती, टू सप्रेस द कॉफ। अगर अब आप ऑनलाइन डालो, आपको 4 बोतलें आ जाएंगी इधर। सर इतनी का वक्त होने को आया, वो सर अब पोजीशन है, हम वी आर एट द रिसीविंग एंड। हमने तो एक आप whosoever is in the government, we can request and apprise them about the situation what is going on in the country. उसके बाद all the rules, everything is applicable on we people. हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल होता है कि हाँ जी ये शेड्यूल एच की आपने 12 गोलियाँ बेची, कहाँ बेची, आज आपकी दुकान में फार्मासिस्ट नहीं है, हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। आप अब जो दिल्ली में बैठा है, एक कमरे में बैठा, सब कुछ पैकिंग करके भेज रहा है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ही चेकिंग की प्रिस्क्रिप्शन राइट डॉक्टर की है और ही सीइंग कि वो कोल्ड चेन में अब आपके इंसुलिन के इंजेक्शन हैं, दे शुड बी केप्ट इन अ कोल्ड चेन, वो वैसे लिफाफों में बंद करके भेजी जा रहे हैं। तो वो पेशेंट लगाए ना लगाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोग वी आर देयर फॉर इमरजेंसी। आई जस्ट टोल्ड यू कि अभी मुझे सोलन से MMU से फ़ोन आया कि एक हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन इमीडिएट होना है, तो इमीडिएटली हमारे बंदे ने दुकान खोली, जो सामान था उठा के दे दिया। कोई ऐसी बात नहीं। देखो हम हमारे लिए पेशेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सरकार के साथ तो हमारी लड़ाई है, जो लड़ाई है वो जग जाएगा। सर कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये अभी तो 1 दिन की है सर, बाकी अब आगे देखो जो हमारी पेरेंट बॉडी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंगली होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम साफ रहने के कारण भीषण गर्मी का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आमतौर पर ठंडे और सुहावने मौसम के लिए पहचाने जाने वाले हिमाचल में इस बार मई महीने में ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मैदानी ट्रेनों से लेकर मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों तक लोगों को तेज धूप और बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर पहले की तुलना में कम भीड़ देखने को मिल रही है, जबकि लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर है। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के समय गर्म हवाएं चल रही है और सूरज की तपिश इतनी अधिक महसूस की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऊना मंगलवार को प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा नेरी में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मई महीने में इस तरह का तापमान लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक महसूस की जा रही है। खासकर मैदानी जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकलने लगती है और दोपहर तक हालत बेहद गर्म हो जाती है। गर्मी का असर पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। राजधानी शिमला में मंगलवार को तेज धूप के साथ हल्के बादल छाए रहे, लेकिन इसके बावजूद दिन के समय गर्मी का असर साफ महसूस किया गया। रिज मैदान और मॉल रोड पर घूमने पहुंचे पर्यटक भी इस बार अपेक्षा से अधिक गर्मी महसूस करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जहां मई के महीने में सुबह और शाम को ठंडक बनी रहती थी, वहीं अब दिन और रात दोनों समय तापमान बढ़ता जा रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मौसम के बदलते स्वरूप का असर पर्यटन पर भी पड़ सकता है। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण पर्यटकों का अनुभव भी बदल रहा है। हालांकि गर्मियों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं, लेकिन तेज धूप और बढ़ते तापमान ने पर्यटन स्थलों के वातावरण को भी प्रभावित किया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 21 मई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो कई क्षेत्रों में तापमान नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर में पानी की कमी होने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। तेज गर्मी के कारण बिजली और पानी की मांग भी बढ़ने लगी है। कई क्षेत्रों में लोग पानी की अनियमित सप्लाई की शिकायत भी कर रही है। यदि आने वाले दिनों में बारिश नहीं हो तो जल संकट और भी गहरा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। सूखे मौसम और तेज धूप के कारण वन क्षेत्रों में आग तेजी से फैल सकती है। वन विभाग ने लोगों से जंगलों में सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदेश के कई इलाकों में पहले ही छोटी बड़ी आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के किसान और बागवान भी बढ़ती गर्मी को लेकर चिंतित है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बागवानी और कृषि पर निर्भर है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तापमान लंबे समय तक सामान्य से अधिक बना रहा तो इसका असर सेब, सब्जियों और अन्य फसलों की पैदावार पर भी पड़ सकता है। हालांकि भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की संभावना भी दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में 20 से 25 मई के बीच बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में शिमला पुलिस लगातार सख्त कार्यवाही कर रही है। ऐसे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चट्टा सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि मामले के तार पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास सक्रिय तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी गहन जाँच की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद पुलिस विभाग ने साफ संकेत दिए है कि प्रदेश में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस को कुछ समय से नशा तस्करी से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने विशेष निगरानी और गुप्त अभियान शुरू कर दिया। जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से प्रदेश में चिट्टा सप्लाई करने के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नशीला पदार्थ कहां से लाया जा रहा था और किन किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसपी अभिषेक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इस मामले में भी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। एएसपी अभिषेक ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाना पुलिस की प्राथमिकता है और जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नशा तस्करी केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा है। बयान के तहत बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए 2 आरोपियों को 2 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। रोडू पुलिस द्वारा 3 अप्रैल को मुकदमा नंबर 37/26 दर्ज किया गया था, जिसमें रोडू निवासी सिद्धांत खाकटा और बिलासपुर निवासी गौरव के कब्जे से नाइट्रोजैपम टैबलेट्स 10 mg के कुल 19 पत्ते बरामद हुए, जिनमें कुल 119 प्रतिबंधित गोलियां पाई गई। अभियोग में आगामी जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण, व्हाट्सएप चैट, सीडीआर डेटा तथा आरोपियों के वित्तीय लेन देन का गहनता से विश्लेषण किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों को प्रतिबंधित दवाइयों की खेप उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक व्यक्ति द्वारा कुरियर के माध्यम से भेजी गई थी। मामले में बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए वांछित आरोपी अहमद ब्रिजास सन ऑफ सैयद शाका ब्रिजास, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, उम्र 32 वर्ष को दिनांक 17/5/26 को जिला लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक केमिस्ट शॉप संचालित करता है तथा उक्त प्रतिबंधित दवाइयों को बिना किसी वैध चिकित्सीय पर्ची के अवैध रूप से उपलब्ध करवाता था, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। इसी मुहिम के अंतर्गत दिनांक 9 मई को
पुलिस थाना सदर शिमला में मुकदमा नंबर 49/26 के तहत पुलिस टीम द्वारा आरोपी निशान सिंह निवासी फिरोजपुर पंजाब, गुरप्रीत सिंह निवासी कपूरथला के कब्जे से 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। अभियोग में आगामी अन्वेषण के दौरान बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करते हुए गहनता से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करने पर चिट्टे की इस खेप के सप्लायर की पहचान जलालाबाद, जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप है, के आकाशदीप उर्फ आकाश के रूप में हुई। जांच में पाया गया कि उक्त आरोपियों के बीच पिछले 2 महीने के अंतराल में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। दिनांक 19 मई को पुलिस टीम सदर द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें आरोपी आकाश उर्फ आकाशदीप पुत्र श्री चिमन, तहसील बुहरसराय, जिला फिरोजपुर को जलालाबाद, जिला फजिल्का से गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2026 में शिमला पुलिस द्वारा बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर 39 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 गुना ज्यादा है, जो कि बेहतर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन दर्शाती है तथा यह भी दर्शाती है कि छोटे पेडलरों तक सीमित न रहकर शिमला पुलिस मुख्य सप्लायरों तक पहुंच रही है। इसी प्रकार 2026 में कुल 30 नशा तस्करी के अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को ध्वस्त किया जा रहा है, जो विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहे थे। पिछले वर्ष यह कार्रवाई ना के बराबर थी। शिमला पुलिस नशे के विरुद्ध अपनी कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। धन्यवाद। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मुकदमा था, ये 9 मई को पहले 10 ग्राम चिट्टा जो है वो शिमला में 2 पंजाब के युवकों से बरामद किया गया था। जो इसका सप्लायर था, जो कि मैंने आपको बताया, वो जलालाबाद में ऑपरेट कर रहा था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्वांटिटी कितनी थी? जो पहले की क्वांटिटी थी जो सीज की गई थी वो 10 ग्राम थी। कितनी गिरफ्तारी? जी, डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं आपको एक डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि सप्लाई चेन की बात की जाए तो 39 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। और यदि पिट एंड डीपीएस की बात की जाए तो 2025 में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इस वर्ष 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये जो मामला है, इसमें और भी सप्लाई चेन जो है, और बड़ी सप्लाई चेन जो है वो अनरेवल होने की पूर्ण संभावना है। चूंकि इसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, कल की तारीख में ही हुई है, आगामी जांच इसमें जारी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। शिमला में नगर निगम प्रशासन शहर को आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में लगातार नई पहल कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा जल्द लॉन्च किए जाने वाले नए मोबाइल ऐप को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी, आसान और तेज सेवाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की जा रही इस नए डिजिटल पहल को शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर निगम का दावा है कि इस ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें शिकायत दर्ज करवाने, सफाई व्यवस्था से जुड़ी जानकारी, टैक्स भुगतान, सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी और विभिन्न नागरिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बदलते समय के साथ नगर निगम भी अपनी कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की जनता डिजिटल सुविधाओं की अपेक्षा करती है और नगर निगम उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम का प्रयास है कि लोगों को अधिक पारदर्शी और सरल सेवाएं मिले। नए ऐप लोगों को और नगर निगम के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करेगा। महापौर ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समाधान पहले से अधिक तेजी से किया जा सकेगा। साथ ही नागरिकों को अपने कार्यों की स्थिति की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। महापौर सुरेंद्र चौहान ने नगर निगम द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जनता का सकारात्मक सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। अभियान शुरू होने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। देखिए, हमारे जो सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो 10% वृद्धि को लेकर के हड़ताल पे बैठे हैं। जो पिछली एजीएम हुई थी, एजीएम में मैंने वहाँ पर 10% की वृद्धि का वहाँ पे एक रिजेक्ट हुआ था, उनका एक मांग, तो उसको लेकर के हड़ताल पे गए थे। तो मेरी पिछले कल इनसे साथ बैठक भी हुई
और बड़ी सार्थक बैठक हुई है और सबने इस चीज़ को समझा भी है और इन्होंने कहा कि हमारे को 10% की वृद्धि हमारी रिलीज़ की जाए। तो उसमें मैंने सहमति जाहिर की है और उसमें मैंने कहा है कि अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम साथ के साथ ही जो चीज़ चाहते हैं कि हमारे चिट्ठी के माध्यम से या हस्ताक्षर के माध्यम से एक हमारा एक बने ताकि वो दोनों तरफ से हो सके। तो मैं उसमें कर दूँगा। आज 3 बजे के बाद भी हम जाएंगे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिमला आ रहे, मैं उनके ध्यानार्थ भी ये सारी चीज़ें ला रहा हूँ। तो वो लेकिन साथ के साथ मेरा निवेदन है इनसे सभी लोग अपने कार्य पे आए और मैंने सभी चीज़ों को जब आपके एक 10% वृद्धि को लेकर के एक सहमति बन गई है हमारी और ईजीएम इसको फाइनल करके अब आप अपने कार्य में वापस आए। तो साथ के साथ दूसरा हमारा जो सिटी लाइवहुड सेंटर हम खोल रहे हैं जिसका ऐप के माध्यम से HPSC-DC के थ्रू करेंगे। उसमें 11,35,000 का इसका ऐप बनेगी जिसमें हमारे कारपेंटर है, ब्यूटिशियंस है, टेलर है, इलेक्ट्रीशियंस है, सबके लिए एक वार्ड वाइज एक सुविधा हम देने जा रहे हैं ताकि वो सबको सुविधा मिले। इसमें इसका भी हमने एक HPSC-DC को हमने टेंडर के लिए भेजा ताकि हर आदमी उसमें अपना जो लोकेलिटी में जो सुविधा है वो सब आदमी घर द्वार उसको सुविधा मिल सके। कोई लंबी 10% वृद्धि का है उसमें हमने बात करी है, पिछले कल हमारी बैठक हुई है, उसमें लगभग वो सार्थक बातचीत हुई जिसमें सभी ने एक सहमति भी जाहिर की कि हम आप इसको लागू कर देंगे और इसको जिम में ले जा रहे हैं और हमारी सहमति भी बन गई है। और उसमें मैंने भी इनकी जो बातें थी उसमें मैं सहमत था, वही हम आगे उसको अप्रूवल के लिए जिम में भेजेंगे। लेकिन साथ के साथ इसको 4 तारीख के मुझे अब समय ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले अपनी जब हमने कह दिया है आप उस स्ट्राइक को फॉलो करके अपने कार्य करें। शिमला के ऐतिहासिक कृषि मैदान में आयोजित एजुकेशन फेयर विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिक्षा, करियर और भविष्य निर्माण की नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, शिक्षक और विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह एजुकेशन फेयर केवल एक शैक्षणिक आयोजन नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों और उनके भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ छात्रों को उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, करियर विकल्प और आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस एजुकेशन फेयर में नॉर्थ इंडिया की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों और शैक्षणिक संस्थानों से भाग लिया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने स्टॉल लगाकर छात्रों को कोर्स, एडमिशन प्रक्रिया, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट और करियर अवसरों के बारे में जानकारी दी। मेले में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, होटल मैनेजमेंट, IT, मीडिया, डिजाइनिंग, पैरामेडिकल और अन्य आधुनिक कोर्सों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार सही करियर चुनने में मदद भी दी जा रही है। यूनिवर्सिटी प्रतिनिधियों का कहना है कि आज के समय में विद्यार्थियों के सामने करियर के अनेक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सही जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में कई छात्र भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे मेले उन्हें सही दिशा देने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बदलते समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को नई तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और वैश्विक अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। एजुकेशन फेयर में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र करियर काउंसलिंग सेशन बने हुए हैं। विशेषज्ञ छात्र छात्राओं को उनके विषय, रुचि, भविष्य की संभावनाओं के आधार पर करियर संबंधित सलाह दे रहे हैं। कई छात्र ऐसे भी दिखाई दिए जो 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर असमंजस में हैं। विशेषज्ञ ने उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की संभावनाओं और रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी दी। इस आयोजन में छात्रों के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे। अभिभावकों का कहना है कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी हो गया है। कई अभिभावकों ने कहा कि पहले बच्चों को करियर संबंधी जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग संस्थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस मेले में एक ही स्थान पर कई विश्वविद्यालयों की जानकारी मिल रही है जो काफी उपयोगी है। मेले में छात्रों को केवल कोर्स की जानकारी ही नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा और रोजगार के बदलते स्वरूप के बारे में भी बताया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस,
साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह भी देखने को मिला। आरिफ इकबाल, मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से हूँ। आई एम वर्किंग विद देम एज एन AGM एडमिनिस्ट्रेशन और हियर वी आर इन शिमला, वी आर काउंसलिंग द स्टूडेंट्स। शिमला से DAV लक्कड़ बाज़ार, मैं 12th कॉमर्स में हूँ DAV लक्कड़ बाज़ार स्कूल में, और मैं शिमला से भी हूँ। और मेरा फ्यूचर एम है BMS करना, उसके बाद MBA करना फ़िलहाल के लिए। BBA का प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आई गेस दैट्स उस तरह का प्रोग्राम है, नॉट एग्जैक्टली BMS दे ऑफर बट सिमिलर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? मेरी फैमिली ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। फर्स्टली मेरी फैमिली का फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन ही रहा है हमेशा से, नो मैटर इट्स अ गाय और अ गर्ल, एंड दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी, स्पेशली माय फादर, कि जब तक तू सेटल डाउन नहीं होती शादी का तो सोची होगी, ना हम कर पाएंगे और ना हम तेरे को करने देंगे। सो इट्स नॉट रियली अबाउट गेटिंग मैरिड एंड आई डोंट इवन प्लान टू गेट मैरिड। आई जस्ट वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड लिव माय लाइफ। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलता है फॉरेन में जाके आपको, सो व्हाई नॉट। बट इंडिया ही ठीक है, लाइक मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर देयर जो बहुत ही अच्छे पैकेजेस ऑफर करती है, बट मे बी फॉर जॉब आई माइट प्रेफर गोइंग अब्रॉड। एक्चुअली मैं नॉन मेडिकल करती हूँ, DAV 12th स्टैंडर्ड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कंप्यूटर साइंसेज और आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंसेज में अपने ऑप्शन देखना चाहती हूँ। लाइक आई वांट टू लुक आगे जो मुझे करना है उसके लिए, एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सो इट्स लाइक आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, अभी मैं स्टिल सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है आगे। आई एम वेरी हैप्पी विद द कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड आर्किटेक्ट में भी है इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल। मेरे एट सच कोई मैरिज एंड और फैमिली के प्लान्स नहीं है। आई वांट टू गेट सेल्फ इंडिपेंडेंट, और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली एंड अपने भाई बहन, my juniors, I want to become an inspiration for the people जो मेरे को look after करते हैं, like मेरी family, and as it was said that we all have ideal, मेरे parents and मेरी family बहुत बड़ी ideals। I like their offer hilly areas के लिए, they have 25% off for the children, you know, from the hilly areas. So that was actually very attractive, and that's good also in a way to see। AIOCD द्वारा ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में मेडिकल स्टोर बंद रहे और दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में दवा विक्रेताओं ने इस हड़ताल में भाग लिया। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, मंडी, सोलन और अन्य क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्मशाला में मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानें बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। शहर के बाजारों में कई मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए, जबकि कुछ स्थानों पर दवा विक्रेताओं ने बैठकर प्रदर्शन भी किए। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक दवा कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर कब्जा कर रही हैं, जिससे छोटे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। AIOCD से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री केवल व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उनका कहना है कि बिना उचित निगरानी और जांच के दवाइयों की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। संगठन प्रतिनिधियों ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां उपलब्ध हो जाती है। इससे गलत दवा सेवन, नकली दवाओं की बिक्री और नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऑनलाइन कंपनियां नियमों का पालन किए बिना भारी छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही है, जिससे स्थानीय मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं। पूरा भारत जो है वो भारत और हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सहित जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं वो सारी बंद हैं। इसमें हमें कई समस्याएं जो है वो हमारी जुड़ी हुई है हमारे प्रोफेशन से, और काफ़ी वर्षों से हम सरकार से, भारत सरकार से बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। AIOCD के माध्यम से हमने प्रयास भी किया,
मगर उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। और उस कारण बस जो है वो हमें आज का ये 20 तारीख का जो दिन है वो बंद करना पड़ा। और इसमें हमारा पूरे भारत वर्ष में जितने भी हमारी संस्थाएं हैं AOICD के अंतर्गत प्रदेश भर की, उन्होंने सहयोग दिया है हमें। जितने भी केमिस्ट भाई हैं या होलसेलर हैं, सबका हमें संपूर्ण सहयोग मिला है। और ये पहली बार देखने में आया है कि पूरा भारत वर्ष जो है वो 100% जो है वो सब दुकानें बंद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्य 3-4 बातें जो है वो हमारी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। और इसमें ई-कॉमर्स का जो है एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। पीछे जब कोरोना के दौरान ये चीज़ आई थी तो उसमें भारत सरकार ने सभी केमिस्टों को भी और सभी लोगों को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी बुजुर्ग घर में हैं उनको दवाइयाँ मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम जितने भी केमिस्ट भाई हैं उन्होंने घर घर जाके दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराई। और उसी के दौरान ये एक समस्या क्या हुई कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इनके लाइसेंस लेना शुरू कर दिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने लाइसेंस लिए और ऑनलाइन डिलीवरी जो है मेडिसिन की वो देना शुरू कर दी। और उसकी प्रॉब्लम ये आ रही है आज की डेट में कि कुछ स्पोरियस ड्रग्स जो हैं, जो ड्रग्स हम यूज़ नहीं करते या कुछ फेक मेडिसिन भी कोरियर के द्वारा जो है वो लोगों के घरों में पहुंचाई जा रही है। इससे बड़ी ज़्यादा एक और समस्या, जैसे कुछ नशीली दवाई हैं उनका AI के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यंग नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो बनवा रहे हैं और ऑनलाइन उस प्रिस्क्रिप्शन को भेज के उसके द्वारा जो है दवाइयाँ मंगवा रहे हैं। और उसका खामियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है। मगर हम केमिस्टों की भी ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमारे ऊपर बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि कुछ शेड्यूल H1 ड्रग्स होती है या NRX जो ड्रग्स होती है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर्स के नहीं दी जाती है। हमारे ऊपर हमें बाध्य किया जाता है कि आप इन दवाइयों का प्रॉपर जो है सिस्टम उनका बना के रखेंगे, जैसे पर्ची की फोटोस्टेट रखेंगे, आपको NRX और शेड्यूल H1 का रजिस्टर जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। विदाउट फार्मासिस्ट के आप दवाइयाँ नहीं दे सकते। मगर जो बाहर से दवाइयाँ, जैसे मद्रास से दवाइयाँ आई हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे आपने फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाई है, उस पे दवाई आ रही है, उसका कोई भी देखने वाला नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उस चीज़ को बंद किया जाए ताकि आने वाला भविष्य जो है बच्चों का सुरक्षित हो और ये नशीली दवाइयाँ जो है इनका कारोबार बंद हो।